नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा दिमाग अभी थोड़ी देर पहले हुए झगड़े की वजह से सुन्न हो रहा था। मुझे अपना दिमाग बंद होता महसूस हो रहा था। मुझे आज तक अपनी माँ और अपने भाई की समझ नहीं आई थी। माँ का एक ही तर्क था कि इस घर की शासक मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। ऐसा होता भी आया था, लेकिन जब से मेरे भाई की शादी हुई थी, मतभेद बढ़ते जा रहे थे। माँ भाभी पर भी अपना हुक्म चलाना चाहती थी, मगर भाभी आजाद विचारों वाली महिला थी। उन्हें माँ की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, खासकर बेवजह की रोक-टोक। वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी, बिना किसी रोक-टोक की। जब उनका मन होता सोकर उठी, जब उनका मन होता तो अपनी माँ के चली जाती, जब मन होता तो घर में काम करते हैं, मन होता तो कहीं घूमने चली जाती। और माँ को उनकी यह बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। हालांकि वैसे तो भाभी अच्छी थी, घर में सबसे प्यार से रहती थी, मेरे साथ, मेरी बहन के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती थी। लेकिन वही बात कि वह मर्जी की मालिक थी। अगर कोई प्यार से कह तो अपनी जान तक दे दे, लेकिन अगर कोई गुस्से से कहता तो वह भी जिद में आ जाती थी। मेरी माँ यार से बोलना तो जानती नहीं थी, हर बात उनकी जबान पर गुस्सा रहता था और वजह थी भाभी का जिद्दीपन। में मेरा भाई और मेरी बहन तो इन सब चीजों को सह लेते थे, क्योंकि वह हमारी माँ थी। उन्होंने हमें जन्म दिया था और हमारी परवरिश की थी। उनका हुक्म मानना हमारा कर्तव्य था। लेकिन भाभी, जो दूसरे घर से आई थी, उन्हें माँ की रोक-टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज भी बात में कोई बात नहीं थी। माँ ने जरा सी बात पर जो हंगामा घर में मचाया था, उसे सोच कर मैं काफी परेशान हो गया था। मेरी माँ पुराने ख्यालों की औरत थी। उनका कहना था कि बेटी अगर ब्याह दी है तो फिर वह ससुराल वालों की हो गई है, मायके से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं भी माँ की इस बात से सहमत था। मुझे पता था कि लोग इस बात को गलत समझते हैं, लेकिन हकीकत यही होती है कि जब एक औरत को उसके घर से विदा कर दिया जाता है तो उसका संबंध केवल ससुराल से होता है, मायके से बस नाम का रिश्ता रह जाता है। लेकिन मेरा भाई बहुत ही अलग सोच रखता था। वह आज के दौर का खून था। जब माँ ने मेरे भाई के लिए लड़की पसंद की थी, मैंने तभी उन्हें समझाया था कि मुझे लड़की तेज लग रही है, उसके विचार बहुत ऊंचे हैं। लेकिन मेरी माँ भाभी की खूबसूरती पर फिदा हो गई थी और आज खूबसूरत औरत लाकर आंसू बहा रही थी। भाई की सोच ने घर को जंग का मैदान बना दिया था। अगर वह हालात पर समझौता कर लेता और अपनी पत्नी को समझा देता तो आज यह तमाशा हमारे घर में न हो रहा होता। माँ जब भी उसकी बीवी से कहती थी कि अब तुम मायके नहीं जाओगी, तो भाई को माँ की यह बातें बहुत बुरी लगती थी और वह अपनी बीवी के सामने ही माँ को खरी खोटी सुनाकर उनकी इज्जत दो कौड़ी की कर देता था। आज भी जब भाभी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी, जबकि 2 दिन पहले ही वह अपनी माँ के घर से होकर आई थी, मैं समझ गया था कि अब दंगल शुरू होने वाला है। मैं पहले ही हालात पर काबू पाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बेटी, हमारे परिवार में औरतें इतनी बार अपने मायके नहीं जाती। मैंने फिर भी तुम्हें नहीं रोका, लेकिन अब बहुत हो चुका है। तुम्हें अब रुकना होगा। तुम 2 दिन पहले ही अपनी माँ के घर से आई हो, फिर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी को इतना वक्त हो चुका है, घर में रहोगी तो तुम्हारे ससुराल में खुशहाली आएगी। मुझे भी कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, लेकिन नहीं। आजकल की लड़कियां तो एक पैर ससुराल में और दूसरा मायके में रखती हैं। मुझे लगा था कि भाभी चुप हो जाएंगी। माँ ने आज कोई गलत बात नहीं की थी, मगर मेरी सोच के उलट सब कुछ हुआ। भाभी तो एकदम उखड़ गई थी। यह सब मेरे भाई की शह का नतीजा था।
उन्होंने न मेरी मौजूदगी का ख्याल किया, न ही मेरी छोटी बहन की मौजूदगी का, बल्कि हम दोनों भाई बहन के सामने ही वह शुरू हो गई। मैं और मेरी बहन हैरानी भरी निगाहों से भाभी के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वह किस लहजे में और किससे बात कर रही हैं। मेरी माँ उनकी भी कुछ लगती थी, लेकिन मेरे भाई की शह ने उन्हें आज माँ के सामने खड़ा कर दिया था। उनका कहना था, यह आपका मसला नहीं है कि मैं 2 दिन बाद मायके जाऊं या 4 दिन बाद। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। आप कोई नहीं है मेरे मामलों में दखल देने वाली। और रही बात औलाद की, तो यह भी हम दोनों पति पत्नी का मामला है। मैं आपको कोई हक नहीं दूंगी कि आप हम दोनों के मामलों में अपनी टांग अड़ाए। भगवान के लिए हमें शांति से जीने दे। क्यों हमारे पीछे पड़ी है? वह जब बोलने लगी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरा भाई बोल उठा, माँ, अपने काम से काम रखना सीखें। क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं? मेरी जिंदगी अच्छी भली चल रही है। मैं खुश रहता हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता, फिर भी किसी को चैन नहीं है। भाई की यह बात सुनकर माँ भी उखड़ गई और उनके मुंह से भी जो आ रहा था वह बोलती जा रही थी। माँ को गुस्से में देखकर मेरी छोटी बहन रोने लगी थी। उसकी आंख से गिरते आंसू मुझे तड़पा गए थे और मैं भी गुस्से में फट पड़ा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने भाई के मुंह पर थप्पड़ों की बौछार कर दूं, जिसे माँ से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं थी। लेकिन मैं बेबस था। मैंने सबसे पहले अपने बड़े भाई को डांटा कि वह अपनी पत्नी को संभाल कर रखे और उसे तमीज सिखाए कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। इसके बाद मैंने अपनी माँ को पकड़कर उनके कमरे में ले गया था। अगर मैं यह कदम न उठाता तो कोई मौका नहीं था कि हम दोनों भाइयों के बीच मारपीट शुरू हो जाती, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैंने काफी देर तक उनके साथ बैठकर उन्हें समझाया। फिर मैंने छोटी बहन को प्यार किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी माँ काफी दिनों से मुझ पर जोर डाल रही थी कि वह मेरी शादी कराना चाहती है और उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई गलत लड़की हमारे घर आ गई तो वह हमारा घर बर्बाद कर सकती है। वैसे भी भाभी के बर्ताव की वजह से माँ काफी मायूस थी। मेरा बस चलता तो मैं भाभी को घर से निकाल देता, क्योंकि जो इंसान मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह हमारे घर में रहने लायक कैसे हो सकता है। लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि मैं उनका देवर था। अगर मैं उनका जेठ होता तो मैं घर में हुक्म चला सकता था, अपनी बात मनवा सकता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं अपने भाई से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, बस थोड़ा बहुत उसे सुना ही सकता था। मुझे अपने भाई से बेहद प्यार था। वह मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था और मैं उसके लिए बहुत संवेदनशील था। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं उसके साथ ही रहा था। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी ने हम सबसे हमारे भाई को दूर कर दिया था। शायद यह हमारी गलतफहमी थी, या फिर हम उस औरत के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन आज के हुए झगड़े के बाद मैंने ठान लिया था, मैं अब शादी कर ही लूंगा, ताकि माँ के पास एक ऐसी औरत हो जिसे मैं अपने काबू में रख सकूं और माँ जो चाहे उसके साथ कर सके। मुझे पता था कि यह मेरी बहुत गलत सोच है, लेकिन मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि मेरे सामने सब चीजें फीकी पड़ जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले ही लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस फैसले के बाद मेरी जिंदगी कितना बड़ा मोड़ लेने वाली है। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर निकला और घर से चला गया। मैंने पहले सोचा था कि माँ के पास जाकर उन्हें शादी के लिए हाँ कह दूंगा और लड़की को देख लूंगा,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों न थोड़ी देर हवा खाई जाए और अपने दोस्त से इस बारे में सलाह ली जाए। यही सोचकर मैं साहिल के पास पहुंच गया। साहिल मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों ने स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी साथ में पढ़ी थी और अब दोनों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया था जिसमें हमें दिन रात तरक्की मिल रही थी। मेरे एक मैसेज पर ही साहिल तुरंत होटल आ गया था। हम दोनों खामोशी से चाय पीने में बिजी थे। साहिल मुझसे 2 बार पूछ चुका था कि मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घरेलू मसले साहिल के सामने रखूं, खासकर अपनी शादी से जुड़े। वैसे तो मैं हमेशा साहिल को अपनी हर बात बताता रहता था, लेकिन यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे अपने अंदर छुपी सारी बातें बता दी। आदिल मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई अनोखी बात की हो। वह बेखटके बोला, शुजान, तू ऐसी सोच का मालिक कब से हो गया? इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी तू ये सोचता है कि जब तेरी बीवी तेरी मिल्कियत बन जाए तो उसे तू कैद कर दे। तेरी बीवी तेरी माँ के इशारों पर चले तो फिर यार तू उससे शादी क्यों कर रहा है? अपनी माँ के लिए कोई नौकरानी रख ले। उसकी बात मुझे कोड़े की तरह चुभी थी। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं तुझे दोस्त समझकर अपने घर का मसला तुझसे डिस्कस कर रहा था, लेकिन सही बात है, अपने घर के मामले अपने घर तक ही सीमित रखने चाहिए। दोस्तों को इनसे दूर ही रखना चाहिए। मैंने यह कहकर वहाँ से सीधा घर का रुख किया। साहिल की बात मुझे इतनी बुरी लगी थी कि उसकी कोई हद नहीं थी। जबकि साहिल मुझे पीछे से लगातार आवाजें देता रहा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। घर आने के बाद उसकी कई कॉल आई, लेकिन मैंने किसी एक को भी रिसीव नहीं किया। मैं सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और उन्हें हाँ कह दी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आपने मेरे लिए जो लड़की चुनी है, मेरी शादी उसी से करा दे, मैंने कहा। मेरी माँ यह सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई। उन्होंने उठकर मुझे गले से लगा लिया। माँ की खुशी उनके चेहरे से छलक रही थी, लेकिन मेरी बहन काफी परेशान दिख रही थी। मुझे हैरानी हो रही थी। मैंने सोचा था कि जैसे ही छोटी यह खबर सुनेगी, वह दौड़कर मेरे गले लग जाएगी, लेकिन उसका यह रिएक्शन देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। फिर भी माँ की खुशी के आगे मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने उन्हें यह खुशखबरी देकर अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और मेरी बहन कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही मैंने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा था। मुझे लगा था कि वह मेरे इस फैसले पर मुझे बधाई देने आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भैया आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल शादी जैसे मसलों में मत पड़िए। आप जानते हैं अम्मा के साथ घर में और ज्यादा झगड़े होंगे, और आप जो अम्मा से इतनी मोहब्बत करते हैं, शादी के बाद आप अम्मा की तरफ देखेंगे भी नहीं। के लिए रुक जाइए। मैं नहीं चाहती कि आप शादी किसी मुसीबत को अपने गले से लगाएं। उसकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, मैं कोई बीवी का गुलाम नहीं बनूंगा, बल्कि तुम्हें और अम्मा को अपनी बीवी से वह मान दिलवाऊंगा जो हर ननद और सास चाहती है। मेरी पत्नी तुम दोनों के सामने ऑफ भी नहीं करेगी। अगर ऐसा करेगी तो उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। मेरे लिए मेरी माँ बहनें सबसे ऊपर है। तुम चिंता मत करो। गुड़िया की शादी के बाद तुम्हारा भाई बदल जाएगा। भाई ने तो अपनी जिंदगी अपनी बीवी के पीछे खराब कर ली है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारा यह भाई ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे सब लोग परेशान हों। लेकिन मेरी बहन इन बातों से खुश नजर नहीं आ रही थी। मैंने उससे और 2-4 बातें की
और फिर उसे कमरे से जाने के लिए कह दिया। मेरी अम्मा ने इस शादी के लिए इतनी जल्दबाजी मचाई थी कि मैं एक पल को हैरान रह गया था कि वह इतनी जल्दी क्यों करना चाहती है। मैंने हिम्मत की और अम्मा के सामने अपनी बात रख दी कि शादी से पहले मैं एक बार लड़की से मिलना चाहता हूँ। मेरे इतना कहते ही अम्मा के चेहरे पर घबराहट आ गई। अम्मा घबराते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, बस शादी वाले दिन ही मुलाकात कर लेना। वैसे भी वह लड़की तो एकदम गौ है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, तुम बेफिक्र रहो। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उससे मिलकर कुछ बातें अभी से साफ करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद मुझे किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। लेकिन मेरी अम्मा मुझे लगातार मना करती रहीं। जब मैंने थककर झुंझलाते हुए उनसे कहा, अम्मा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे लड़की से मिलने नहीं दे रही? तो उन्होंने डरते हुए कहा, तुम्हारी बीवी बोल नहीं सकती। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उनकी बात दोहराई, क्या मतलब है, वह बोल नहीं सकती? क्या वह गूंगी है? मेरी माँ ने सिर झुका लिया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं मानो किसी तूफान की चपेट में आ गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी गूंगी हो सकती है। मैंने कहा, लेकिन अम्मा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरे लिए एक गूंगी लड़की को चुना, भला क्यों? आपके बेटे में ऐसी कौन सी कमी थी? मेरी माँ मुझे नज़्में चुराते हुए कहने लगी, मुझे पता नहीं था कि लड़की गूंगी है। मैं तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई थी। वह तो जब रिश्ता तय हुआ तो बाद में पता चला लड़की गूंगी है, लेकिन इंसानियत के नाते मैं अब रिश्ते को मन नहीं कर सकती। अम्मा की बात सुनकर मैं कर पकड़ कर बैठ गया था। अम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? लेकिन फिर भी मुझे अपनी अम्मा पर पूरा विश्वास था। वह मेरे साथ जानबूझकर ऐसा नहीं करते, जरूर उनसे धोखा हुआ होगा। लेकिन अब मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बारात की तारीख तय हो चुकी थी। अगर मैं इस समय मना करता तो लड़की वालों की इज्जत खराब हो जाती और हमारे परिवार की भी बदनामी होती कि आखिरी वक्त में लड़के ने शादी से इनकार क्यों कर दिया। मेरे घर में भी एक छोटी बहन थी। अगर आज मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलता तो कल मेरी बहन के साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। इसलिए मैंने चुप्पी साध ली, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गूंगी लड़की से शादी करूंगा। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, फिर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान की कृपा थी कि मैं पूरी तरह से सेहतमंद था, मुझ में कोई कमी नहीं थी। मुझे बार बार अपनी माँ पर हैरानी हो रही थी कि उन्होंने मेरे लिए ऐसी लड़की क्यों चुनी। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद उन्होंने भाभी की वजह से ऐसी लड़की चुनी है, ताकि अगर कभी वह उस पर गुस्सा करे तो वह लड़की पलटकर जवाब न दे सके, क्योंकि मेरी भाभी तो अम्मा को भरी महफिल में भी जलील कर दिया करती थी। यह सोचकर मुझे ढेर सारा सुकून मिला कि चलो, इस तरह से घर में फसाद तो नहीं होगा। अपनी अम्मा और अपनी बहन की खातिर मैंने दिल से उसे गूंगी लड़की को स्वीकार कर लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त पर लगाकर उड़ गया। मेरी शादी का दिन आ गया। मेरी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, जबकि बारात धूमधाम से गई थी। उन लोगों ने भी हमारा स्वागत बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। मैं अपनी दुल्हन को बाजे गाजे के साथ ब्याह कर अपने घर ले आया था। कुछ रस्मों के बाद अम्मा ने जिया को मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं भी थोड़ी देर अपने दोस्तों से मिलकर अपने कमरे में अपनी बीवी के पास पहुंच गया था। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। हल्की हल्की गुलाब की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चलते हुए बेड पर बैठ गया। मेरे बैठते ही वह एकदम से खुद में सिमट गई थी। उसकी शर्मैया मुझे बहुत भा रही थी। मैंने उसकी इजाजत से उसका घूंघट उठा दिया। अम्मा के कहे मुताबिक
मेरी दुल्हन जिया वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर निखार आ रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और उससे दिल की बातें कह डाली। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप आसमान से उतरी कोई परी है। मेरी बीवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मुझे यह मौका सही लग रहा था। मैंने जिया के दोनों हाथ थामे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिया, मैं आपके दोष के बारे में जानता हूँ। आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं भगवान की मर्जी में मैं खुश हूँ। आप मेरी तकदीर में थी और भगवान ने मुझे आप जैसी खूबसूरत बीवी दी है। लेकिन जिया, मैं आज आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। आप मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हैं, लेकिन आपसे पहले मेरे लिए मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अगर मैंने उनका दिल दुखाया तो मुझे कभी खुशी नसीब नहीं होगी। मेरे पके गपापा जरने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ का दिल कभी नहीं दुखाएंगी। अगर वह आपसे कोई बात कहती है तो आप उनकी बात मानेंगी। अगर आप मेरी भाभी की तरह बदतमीजी करती हैं, तो याद रखना, वह इस घर में आपका आखिरी दिन होगा। मेरे इतने सख्त लफ्जों पर उसने तड़प कर मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में आंसुओं की नमी चमकने लगी थी। मैंने उसके हाथों पर दबाव डालते हुए कहा, ना तो आप मायके जाने की जिद करेंगी और ना ही मेरी माँ से कोई शिकायत करेंगी। वैसे तो आप बोल नहीं सकती, लेकिन अपने कामों से आप उनका दिल जीतेंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप मुझे बहुत बुरा पति पाएंगी। मेरी इन बातों पर उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। मुझे मालूम था कि मैं बहुत सख्त बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर में यह सही वक्त था। मैं उसी वक्त उसे सारी सच्चाई बता देना चाहता था, ताकि बाद में कोई कड़वाहट न हो। फिर मैं उसके करीब हो गया और उसकी इजाजत से अपना हक वसूल करने लगा। वह भी मेरी संगत में पूरी तरह मदहोश हो गई थी। कुछ देर पहले की गई मेरी कड़वी बातों को शायद उसने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। अगली सुबह हम दोनों के लिए बहुत खुशनुमा साबित हुई। सुबह 8 बजे उसने मुझे जगाया। उसका सुबह सुबह उठना मुझे बहुत भा गया। यकीनन वह मेरे लिए एक अच्छी बीवी साबित होने वाली थी। वह नहाई धोई निखरी निखरी कोई गुलाब का फूल लग रही थी। मेरा दिल उसे पर एक बार फिर से बेईमान होने लगा। मैंने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया। वह सर को ना में हिलाते हुए मेरे पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी और सारे से मुझे टाइम दिखने लगी कि 8 चुके हैं। घड़ी देखी तो मुझे भी एहसास हुआ ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना पता नहीं मन को गुस्सा आ गया तो सुबह सुबह घर में कालेश होता और मैं अपनी माँ को नाराज करना नहीं चाहता था। हम दोनों तैयार होकर 9 बजे नाश्ते की मेज पर पहुंच चुके थे। मेरी माँ ने पहले ही नाश्ते का इंतजाम कर लिया था। वो अभी छोटी को भेजने ही वाली थी कि हम दोनों को एक साथ नीचे उतरते देख उनकी बाछें खिल उठीं। उन्होंने तुरंत ही हम दोनों को ढेरों दुआएं दी और नाश्ते पर बैठने का न्योता दिया। मुझे वो पल अचानक याद आया जब भाई की शादी पर भाभी और भाई 12 बजे के करीब नीचे आए थे और माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन इस वक्त मेरी माँ के चेहरे पर जो प्यारी मुस्कान थी, उसे देखकर मुझे अंदर तक सुकून महसूस हो रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने उनकी मौजूदगी में ही नाश्ता किया और वहीं पर माँ हमसे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद भाई और भाभी भी नाश्ते की मेज पर आ गए थे, जबकि मेरी बीवी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और मेरे भाई के आगे सिर झुका लिया था। मेरा भाई पहले तो चौंका, फिर खामोशी से मेरी बीवी के सिर पर हाथ रखकर अपनी बीवी के साथ मेज पर बैठ गया, जबकि मैंने भाभी के चेहरे पर साफ नाराजगी देखी थी। शायद उन्हें जिया का ऐसा करना पसंद नहीं आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं जिया को ऐसा करने से मना कर दूंगा।
वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था और एक हफ्ते बाद माँ ने जिया का हाथ खीर में डलवा दिया था। अब असली हकीकत मेरे सामने आनी थी कि वो कैसी लड़की है। ये हफ्ता तो काफी अच्छा गुजरा था। माँ की तरफ से भी जिया के लिए कोई शिकायत नहीं थी, जबकि छोटी तो उसके गुण गाने से नहीं थकती थी। लेकिन मैंने अभी तक उसके लिए कोई फैसला नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था कि शुरुआत के दिनों में तो सब अच्छे होते हैं, वक्त गुजरने के बाद ही इंसान की असलियत सामने आती है। खीर में हाथ डालने के बाद वो बहुत सावधान हो गई थी। मुझसे पहले ही उठकर बाहर चली जाती थी और जब मैं रात को घर आता था तो मुझे वो किचन में ही दिखती थी। उसकी दूध जैसी रंगत किचन में हर वक्त रहने की वजह से लाल हो रही थी। मुझे इस बात का एहसास था, लेकिन मैंने कोई हमदर्दी जाहिर नहीं की थी, बल्कि मैं उसे उठते बैठते एक ही बात कहता था कि मुझे मेरी माँ की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे यह कहने का अंदाज हम देने वाला होता था और वह मेरे इस अंदाज पर सहन जाती थी और अपनी जी जान कोशिश करती कि मेरी माँ बहन को खुश कर सके। एक रोज जब मैं घर आया तो मुझे जिया किचन में नजर नहीं आई। पहले मैं माँ के कमरे में गया तो उनके चेहरे का रंग देखकर समझ गया कि आज घर में कोई झगड़ा हुआ है। मैं उनके पास बैठ गया और उनसे वजह पूछने लगा तो वो अचानक गुस्से में आ गईं और कहने लगी, बस देख लिया तेरी बीवी को। आज सही कहते हैं, बहुएं कभी बेटी बन ही नहीं सकती। तेरी बीवी ने भी आज दिखा दिया कि वो किस खानदान की है। जबकि मैं हैरान था, क्योंकि जिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने माँ के सामने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन मेरे दिल में जिया के लिए काफी जहर भर दिया। गुस्से के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। जिया कितनी हिम्मत कि वह मेरी माँ का दिल दुखाए। मैं सोच लिया था आज उसकी तबीयत में अच्छे से साफ कर दूंगा। गुस्से में जैसे ही मैं कमरे में आया तो वो जार-जार रो रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। वह कमरे में बने छोटे से मंदिर के सामने भगवान से हाथ जोड़ से अपना दुख बयान कर रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वह रोते हुए भगवान से अपना दुख व्यायाम कर रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल पिघल गया था। उसकी सिसकियां मेरे दिल को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने आज उसे सहारा नहीं दिया और उसे उसका हक नहीं दिया तो मुझे भगवान ऐसी सजा देगा जिसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। मेरा गुस्सा जिया की सिसकियों में झांक की तरह बैठ गया था। मैंने तुरंत ही अंदर जाकर जिया को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने होने का यकीन दिलाया। मेरी मौजूदगी के हिसाब करके पहले तो जिया डर के मारे कांपने लगी थी, लेकिन जब मैं उसे प्यार से अपनी बाहों में समझा तो वह सुकून से होने लगी थी। उसे सकते हुए उसने अपना सर मेरे सीने में छुपा लिया था, लेकिन ऐसा करने के बाद भी मुझे बिल्कुल सुकून महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे जिया को सहारा देने के बजाय उसे डांटना चाहिए था, लेकिन मैंने खामोशी में ही भलाई समझी। वक्त गुजरने के साथ साथ माँ का बर्ताव भी जिया के साथ बुरा हो गया था। वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, जबकि मैंने माँ के सामने कभी कुछ नहीं कहा। माँ मेरा दिल जिया के खिलाफ कर रही थी, लेकिन जब भी मैं जिया का मासूम चेहरा देखता था तो मेरा दिल पिघल जाता था। वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। मेरी माँ की सेवा करके उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जिया पूरा दिन भर के कामों में लगी रहती। भाभी अपने हिस्से का काम करके या तो अपने कमरे में चले जाते हैं या फिर अपने माँ के छोटी बहन भैया घर के किसी काम को हाथ नहीं लगती थी, और मन तो वैसे भी घर के काम नहीं करती थी। वह बस बैठी बैठी जिया पर हुक्म चलती रहती है और वह बेचारी इधर उधर भागते दौड़ते हलकान होती रहती। उसकी दूधिया रंगत कुछ दिनों में मुरझाने लगी थी, लेकिन मैं उसके साथ कोई हमदर्दी करके घर के माहौल को बिगाड़ा नहीं चाहता था। इतने दिनों में मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो अपने घर की लाडली थी,
लेकिन शादी के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी और ये सब मेरी वजह से हो रहा था। यह बात सच है कि शादी के बाद औरत की इज्जत उसका पति ही कराता है। अगर पति ही उसकी तरफ से नजरें फेर ले तो फिसो उसकी बीवी के साथ यही सब होता है। जैसा कि जिया के साथ हो रहा था, मेरी माँ ने उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह बेचारी तो मुझे शिकायत भी नहीं लगा सकती थी, बस कभी कभी उसकी आंखों में आंसुओं की चमक देखा तो मेरे दिल पर चिड़िया से चल जाती, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर लेता। मुझे एहसास होता है कि जिया के साथ गलत हो रहा है, मुझे इन सारी चीजों का एहसास था, लेकिन मैंने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मैं अपनी माँ और बहन को खुश करना चाहता था। अगर मेरी माँ और बहन खुश रहती हूँ तो मेरे घर में शांति रहती। जिया का क्या था, उसे 2 प्यार के बोल देता है, वह उसी में खुश हो जाती थी। कुछ समय बाद मेरी बहन के लिए साहिल का रिश्ता आया। साहिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मेरी माँ से बहुत घुला मिला हुआ था। छोटी के लिए वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए मैंने भाई से मशवरा करके उसकी शादी अपनी छोटी बहन से धूमधाम से कर दी। शादी में कई बार भाभी ने काम से अपने हाथ खींच लिए, लेकिन मेरी बीवी जिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। शादी में आए सभी मेहमान जिया की तारीफ कर रहे थे, जबकि मेरी माँ सबको फख्र से बता रही थी कि ये मेरी पसंद है, इसे मैं ब्याह कर लाई हूँ। मेरा बेटा तो मेरे आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी बहू भी मेरे इशारों के गुलाम है। जैसा मैं कहती हूँ मेरी बहू वैसा ही करती है। ये सब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने चुप्पी ही साध रखी थी। शादी धूमधाम से की गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह हम पर क्या आफत टूटने वाली है। मेरी बहन सुबह के 10 बजे ही रोती बिलखती अपने ससुराल से आ गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जिसे देखकर हम सबके हाथ पांव फूल गए थे। भाभी तक सहम गई थी कि आखिर हुआ क्या है। छोटी ने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी, वो बड़ी भाभी की भी बहुत प्यारी थी। सब उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। वो आते ही मेरे सीने से लग गई और रोते हुए कहने लगी, भाई इंसाफ हो गया। जब हम किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो हम पर फर्ज होता है कि हम उसे इज्जत दें, उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि वो बहू है, कोई नौकरानी नहीं। और जो लोग ऐसा नहीं करते, उनकी बहन बेटियां भी अपने ससुराल में खुश नहीं रहती। मेरी सास ने सुबह जल्दी न उठने पर मुझ पर हाथ उठाया है, और जब मैंने जुबान चलाई तो साहिल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया कि मेरी माँ से तुमने बदतमीजी कैसे की, जबकि मेरी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम गए जो मेरी माँ मेरी बीवी जिया के साथ करती थी। मैंने गर्दन घुमाकर जिया को देखा तो वो नम आंखों से हम दोनों भाई बहन को देख रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। मैंने खामोशी से अपनी बहन को सीने से लगाया और उसे अपने होने का यकीन दिलाया। अगले ही दिन मैंने कोर्ट में उसके लिए खुला का केस दाखिल कर दिया था। मैंने सोचा कि मरी हुई बहन कबूल नहीं है, तलाकशुदा बहन फिर भी कबूल है। मैंने अपनी बीवी को हर उस आराम से मालामाल किया जिसका वो हकदार थी, उसे उसके घर में वो सारे हक दिलवाए जो वो चाहती थी। जैसे ही नोटिस साहिल के पास पहुंचा था, वह मेरे पास आया और मेरे मुंह पर एक घुसा मारते हुए कहने लगा, बेवकूफ इंसान इतना भी नहीं समझे, तुम जैसा गधा मैं आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिया भाभी की हालत मैंने देखी थी, वह बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन तुम लोगों ने उन पर जुल्म कर करके उनकी हालत खराब कर दी थी। इतनी प्यारी नाजुक सी भाभी का तुमने क्या हाल कर दिया था। मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने आरती को शादी की अगली सुबह ही घर से ही कहकर निकाल दिया था कि तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है। हालांकि आरती के जाने के बाद मैंने अपनी माँ को भी कहा था कि अगर शादी की पहली रात हम थोड़ा सा उठने में लेट हो गए
तो इतना बवाल मचने की क्या जरूरत थी। धीरे धीरे वह इस माहौल में एडजस्ट हो जाएगी और खुद को इसी माहौल में डाल लेगी। मैं तो उसी दिन खटक गया था जब तुमने मेरे सामने यह डिमांड रखी थी कि तुम अपनी माँ बहनों की खुश करने के लिए अपनी शादी करना चाहते हो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि इससे अच्छा तुम नौकरानी ले आओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई थी और जब मैंने शादी में दिया भाभी की हालत देखी तो उसी दिन मैंने ठान लिया था मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम अब फिर बेवकूफी कर रहे हो। अपने बहन का घर बचाने की बजाय उसे अदालत के जरिए तलाक दिलवाने की कोशिश कर रहे हो। साहिल ने दूसरा घूंसा मेरे मुंह पर मारा था और मैं उसके खुलासे पर हैरान रह गया था। और जब मुझे कुछ होश आया तो मैं आगे बढ़कर साहिल को अपने गले से लगा लिया था। आज सच में उसने मेरी आंखें खोल दी थी। खुशी खुशी मैंने अपनी बहन को साहिल के साथ विदा कर दिया था। मेरी बहन को भी एहसास हो गया था, वह भी आप अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी। मैं भी अपनी पति होने के फर्ज से निभाए थे। जिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। अब तक मैंने उसके ऊपर जितने भी दुख के पहाड़ थोड़े थे सबकी भरपाई कर दी है। मेरी माँ भी अब घर में बेवजह का क्लेश नहीं मचाती, वह दोनों बहू के साथ बहुत अच्छी हो गई है। इन सब के बाद मेरी माँ भी काफी शर्मिंदा रहने लगी। मेरा प्यार का कर दिया फिर से गुलाब की तरह सिलने लगी है। उसके चेहरे के लिए मिलते हुए गुलाब का मुझे अंदर तक सुकून देते हैं। कभी सिक्के का एक पहलू नहीं देखना चाहिए। माँ की सुनकर बीवी पर जुल्म नहीं तोड़ने चाहिए और बीवी की सुनकर जन्म देने वाली माँ को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना एक अलग स्थान होता है और उसी हिसाब से रिश्तों को मैनेज करने से ही रिश्तों सुनकर जन्म देने वाली माँ को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना एक अलग स्थान होता है और उसी हिसाब से रिश्तों को मैनेज करने से ही रिश्तों में मिठास पैदा होती है, वरना रिश्ते टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। यह बात आज मैंने जान ली थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।